नमस्कार भारत। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। सीक्रेट लर्निंग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत वंदन। पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप योजना के लिए हम क्लास चला रहे हैं, जिसमें सॉल्व पेपर 2022 का गणित का हम कर रहे हैं। 20 क्वेश्चनों का सोल्यूशन हम कर चुके हैं। आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। थोड़ा सा क्या होगा कि चीज़ें अगर बिना टॉपिक पढ़े करेंगे तो आपको थोड़ा सा अजीब तो लगेगा, पर इसके बाद हम टॉपिक पढ़ाएंगे आपको। चलिए, पहला है, में कौन सा वास्तविक मूल नहीं होंगे। वास्तविक मूल नहीं होंगे। देखिए, एक समीकरण होती है ये। इस समीकरण के बारे में अगर बात करें तो मूलघात समीकरण होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे तो उसके लिए सूत्र होता है, देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, अगर 0 हो तो मूल क्या होंगे, वास्तविक वो बराबर, ठीक, ये हो जाएंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो तो मूल क्या हो जाएंगे, वास्तविक व भिन्न, मतलब अलग अलग, ठीक। और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से छोटा हो तो मूल क्या होंगे, अवास्तविक या फिर काल्पनिक। तो यहां पर कोई बोल रहा है कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, तो ये तो वास्तविक होंगे, ये ग्रेटर और इक्वल ये भी वास्तविक होंगे, ये आपका क्या रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। क्या मेरी बात समझ पाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। कोई दो अंकों वाली संख्या और उसके अंकों को आपस में बदलने से प्राप्त संख्या का योग 55 है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, दुनिया की कोई सी भी संख्या अगर ले लो आप 21 और इन दोनों को जोड़ दो 12, ये दो अंकों की संख्या और इन दोनों जोड़ दो, तो हमेशा इसमें 11 का भाग लगेगा। किसका भाग लगेगा, 11 का। जैसे ही मैं 11 का भाग लगाऊंगा तो 11 तिया कितना होगा, 33, यानी ये आ गया 3। 3 क्या है, इन दोनों अंकों का योग। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि किसी संख्या के अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या का योग दे रखा है तो वो अंकों का योग निकाल सकते हैं 11 का भाग देके। यानी माना कि इकाई का अंक x और दहाई का अंक y हो तो इन दोनों का योग हो जाएगा 55/11। 11 5 55 5। क्या मेरी बात समझ पाए। अरे हाँ ना बोलो तो सही। हाँ, यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना दे रखा है, x माइनस वाई बराबर 1। जब दो संख्याओं का योग दे रखा हो, दो संख्या को अंतर दे रखा हो, तो पहली संख्या निकल जाती है इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग, 5 और 1 6, 6 में 2 का भाग दिया तो 3। अब उसके बाद दूसरी कैसे निकलेगी, इन दोनों को घटा के 2 का भाग, 5 में से 1 गया कितना बचा, 4, 4 में 2 का भाग दिया 2। इसका मतलब संख्या बन सकती है अपने पास 32। ये अपना उत्तर। अगर इस ऑप्शन में 23 भी होता तो आपका उत्तर भी सही होता, ठीक है। दोनों हो सकते हैं क्योंकि अंतर एक दोनों के कंडीशन में रहेगा और दोनों का योग 5 रहेगा। क्या मेरी बात समझ पाए। इनको समझने में टाइम लगेगा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, 5x आपका जो सवाल है ये थोड़ा सा यहाँ, 5x माइनस वाई बराबर 5 और 3x माइनस वाई बराबर 3 का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है। इसका मतलब होता है इसका हल निकालना है। 5x माइनस वाई बराबर 5 और 3x माइनस वाई बराबर 3। अब देखो, इसमें y के गुणांक ऑलरेडी बराबर है तो इसको केवल घटा लेंगे, ये माइनस का हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो माइनस, और यहाँ प्लस है तो माइनस, ये से गया। 5 में से 3 गया कितना बचा, 2x। 5 में से 3 गया कितना बचा, 2। तो x बराबर कितना हो गया, 1। अब x बराबर 1 ऑप्शन में कौन सा है, इसी में है, लगाइए आगे बढ़िए। अब आप सोचना नहीं कि सर इसका x की बात और y का निकालेंगे, क्यों निकालेंगे भाई, ऑप्शनल एग्जाम है। अगर आप कहीं परीक्षा में देने जाते तो वो बात अलग होती, फिर भी अगर आपको चाहे तो निकाल लेते। तो x का मान रखेंगे 5, तो 5 एकम 5, 5 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 0। बात समझ पाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24। अब देखो, आपको ये पता होगा अच्छी तरह से कि हमारी समीकरण होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस
C2 बराबर 0। तो इसमें 3 कंडीशन होती है, ध्यान रखिएगा। अगर A1 और A2 का मान B1 और B2 के बराबर हो, बराबर नहीं हो, तो इसका मतलब होता है अद्वितीय हल। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए। A1 और A2 का मान B1 और B2 के बराबर नहीं हो तो इसका मतलब होता है उसके अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय मतलब कोई ना कोई एक हल जरूर होगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर अपन चलें एक और दूसरा, पहली कंडीशन तो ये होगी। दूसरी कंडीशन होगी A1 अपान A2 बराबर हो B1 अपान B2 के, परंतु बराबर नहीं है C1 अपान C2 के, तो इसका मतलब होगा कोई हल नहीं होगा। कौन सा होगा बेटा? कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अब तीसरा अपने पास ऑप्शन है A1 अपान A2 बराबर है B1 अपान B2 और बराबर है C1 अपान C2, मतलब तीनों एक दूसरे के बराबर है, तो इसके होंगे अनंत अनेक हल होंगे। अनंत अनेक हल है ना, जिस प्रकार से अनंत हल होंगे। अब आप इसमें से मिला लो। देखो, आप ऑप्शन से मिला लीजिए। देखिए पहला क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन है, देखो x यहाँ पे 1, ये तो 1 हो गया, यहाँ पर भी हो गया। इसका मतलब होता है इसमें A1 ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि 1 अपान 1 हो जाएंगे बराबर, -3 बटे -3 हो जाएंगे तो 1/1 हो जाएगा, और 3/2 हो जाएंगे। इसका मतलब होता है ये वाली कंडीशन आ रही है। कौन सी वाली? ये वाली। तो इसका मतलब पहले का उत्तर तीसरा होगा, कोई हल नहीं होगा। तो पहले का तीसरे में यहाँ पे, एक तो इसमें है और एक को इसमें है, बस ही बस। अब देख लो, बात समझ पाए मेरी बात को? ये हो गया। अब उसके बाद यहां पर ये देख लो, ये देखो, अब इसका मिश्रा देखो, एक यहां पे हो गया 1/1 बराबर हो गया यहां पर 1/-1। इसका मतलब होता है दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, मतलब अद्वितीय हल होगा। तो दूसरे का होगा आपका दूसरा ही, तो इसका मतलब होता है ये उत्तर सही है अपने पास। लगाओ और आगे बढ़ो, फिर उसके बाद सोचना ही नहीं अपने को, है ना। पहले का तीसरा सही है और दूसरे का दूसरा ही सही है, इसका मतलब होता है हमारे पास ये उत्तर। बस बात खत्म, लगाइए और आगे बढ़िए। टेंशन लेने का नहीं। हमारी एग्जाम क्या है सर? ऑप्शनल है, और ऑप्शनल एग्जाम में चलिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब आपको बताएं, अब अगर हमेशा ध्यान रखिएगा, ax² प्लस bx प्लस c, ये एक द्विघात समीकरण। अगर इसमें a और c दोनों बराबर हो जाए, a और c दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए। ये a बराबर c है सभी, है ना। क्या हो गया? a बराबर c हो जाए। a बराबर c का मतलब होता है a और c, मतलब x² का गुणांक और ये दोनों बराबर हो जाए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, मूल हमेशा क्या होंगे? बराबर पर विपरीत चिन्ह के। किस कौन से चिन्ह होंगे? विपरीत चिन्ह। याद रखिएगा इनको, जरूरी थोड़ी कि विपरीत चिन्ह के। तो इसका उत्तर होगा ये वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं अपन। देखिए थोड़े से टफ क्वेश्चन तो आते हैं, मैं इस बात से सहमत हूं। कौन सा बीजगणितीय प्रसार का एक बहुपद नहीं है? अब इसमें क्या हो रहा है सर कि थोड़ा सा दिक्कत है, मैं आपको बता देता हूं। ये √2x² सही है, ये पूरा रूट अंदर तक है, ये यहां तक ही है, ये यहां तक ठीक है, ये क्या है थोड़ा सा यहां तक है, यहां तक है, और ये पूरा है, ये यहीं तक है, ये यहीं तक है। अब बताओ, इसमें एक बात बताऊं, किसी भी बहुपद में घात जो होती है वो 1/2, 1/3 या अंडर रूट वाली नहीं होती है। जैसे √x ऐसा नहीं होता। तो देखो इसमें तो x स्वतंत्र है, इसमें भी स्वतंत्र है, इसमें x स्वतंत्र नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। इसमें x स्वतंत्र है, इसमें भी x स्वतंत्र है, इसमें भी x स्वतंत्र है, इसमें, ठीक है। मतलब चर की घात पूर्णांक होना चाहिए, और वो भी धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, तभी हमारा बहुपद होगा। चलिए अगला सवाल।
द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -2/3 तथा 2/3 है, तो समीकरण क्या होगा? देखो, वर्ग समीकरण का एक सूत्र होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। मतलब दोनों मूलों को जोड़ो और दोनों मूलों का गुणनफल, ये सवाल है। तो देखो याद कर लो इसको, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब ये वाला -2/3 प्लस 2/3 x है ना, प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी -2/3 गुणित 2/3 बराबर 0। अब इसको करेंगे तो क्या होगा, x² माइनस, देखो 2/3 से 2/3 गया, 0 बन गया, तो यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं। अब यहाँ बचेगा माइनस प्लस, क्या हो जाएगा माइनस, और 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, तो यहाँ हो जाएगा 4/9 बराबर 0। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9x² माइनस 4 बराबर 0, और ऐसा समीकरण बनेगा ये वाला। क्या बात समझ पाए? अब इसके बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि भाई एक चीज है, दो अगर द्विघात जिसके शून्यक दोनों बराबर हो, -2/3 2/3, तो a और c दोनों बराबर होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। √2 और √3 के बीच परिमेय संख्या, देखो किसी भी परिमेय संख्या, देखो यहाँ पे सवाल ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, यहाँ पे √2 और √3 दोनों जोड़ के 2 का है। देखो √2 और √3 के बीच की परिमेय संख्या, तो देखो आप थोड़ा सा एक जनरली बात करो, √2 और √3 अगर इसको देखें तो 1.414 होता है, और इसको देखें तो ये निकामा लगाइए, और इसका होता है 1.73 इनके बीच में। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो डेफिनेटली ज़्यादा आ जाएगा, तो ये उत्तर तो गलत है। इन दोनों के बीच में 1.51 आ सकता है, आ सकता है, ये बात सही है कि इन दोनों के बीच में 1.51 आ सकता है ना, तो ये हो भी सकता है ना। अब बताओ, ये है 1.80505, ये तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि 1.3730। अब ये √2 और √3 दोनों जोड़ेंगे और उसमें 2 का भाग लगाएंगे, तो फिर वो ज़्यादा चलेगा। इसका मतलब हमारा उत्तर कौन सा, सी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बीच में आ रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या दशमलव विस्तार रखती है? तो देखो ऑप्शन से लेंगे इसको, 22/121 काटेंगे तो 11 दूना 22, 11 दूना कितना होगा 22 हो जाएगा, और 11 और 11। अब 2/11 आपको पता है 0, 11 एकम 11, 8 बचा है, 9 बचा, तो 11 8 88, फिर 2 बचा, 11 एकम 11, फिर 8, ये इस प्रकार से चला चलेगा। तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 0.18 के ऊपर बार, इसका मतलब होता है दशमलव विस्तार रखती है यही संख्या। पहले ही ऑप्शन सही है आपका, इसको तो याद रखिए सर, याद रखिए। याद रखिए का मतलब ये हो रहा है कि जब भी a³ + b³ + c³ बराबर abc हो और a + b + c बराबर 0 हो, है ना, ये ठीक है, इस प्रकार की चीजें हो। एक मिनट थोड़ा सा मैं बताता हूँ, क्योंकि एक तो ये माइनस है सर, ये थोड़ा सा, क्योंकि ये माइनस है। ये अगर a b और c का योग 0 हो और a³ + b³ + c³ माइनस abc हो, तो इसमें हमेशा जो उत्तर आता है वो बहुत ही सुंदर उत्तर आता है, आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, और इसका उत्तर होता है 2abc। याद रखना इसको, 2abc। ये कई बार क्वेश्चन आता है, कई बार आता है, ठीक है। अब हमारे 30 क्वेश्चन हो गए, अब हम थोड़ा सा ट्रिक पर, अब आप मुझे बताइएगा कि कौन सा टॉपिक आपको सबसे पहला पढ़ना, कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है, ठीक है। चलिए
इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी इस तैयारी, देखो यहाँ पर मैंने 30 क्वेश्चन करवाए तो कई सारे बच्चों को लगता है क्योंकि उनकी मैथ्स अगर अच्छी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, तो उनको लगा ये क्या कर दिया क्या कर दिया। जब पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।